नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस के बारे में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस होती क्या है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का मतलब क्या है? एंकाइलोजिंग मींस स्टिफनेस। स्टिफनेस स्टिफनेस मतलब अकड़ाहट। और स्पॉन्डिलाइटिस मतलब स्पॉन्डी बोलते हैं जो वर्टिब्रास होती है, रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं उनको स्पॉन्डी। और आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। जो रीढ़ की हड्डी के मनकों के बीच में जो डिस्क रहती है या झिल्ली रहती है, उन उसमें इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आ गई उसके अंदर, और उसके बाद वो जो मनके हैं चिपक गए। उन मनकों के चिपकने की वजह से जो जो स्टिफनेस होती है उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। इसको कई लोग कमर का गठिया भी कहते हैं, क्योंकि जनरली ये कमर में होता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें सिम्टम्स सबसे पहले स्टार्टिंग सिम्टम क्या होगा? कमर में दर्द होगा, या सुबह उठने पे स्टिफनेस मिलेगी जॉइंट्स में, जो कमर की रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस मिलेगी। और सिम्टम्स इसके एकदम स्टार्ट नहीं होंगे, धीरे धीरे करके स्टार्ट होंगे, जैसे गठिया स्टार्ट होता है धीरे धीरे करके। कभी कभी इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, फिर थोड़े दिन के बाद अपने आप ही रिलीफ भी कर जाएंगे। और कई बार काफ़ी दिन बिल्कुल ठीक से भी निकलेंगे, कोई सिम्टम्स मिलेगा भी नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इन्वॉल्वमेंट रहती है वो सैक्रोइलिक जॉइंट की रहती है। सैक्रोइलिक जो सैक्रम और इलियम, जो वर्टिब्रास का सबसे निचले वाला पार्ट है उसको सैक्रम बोलते हैं, और इलियम जो कुल्ले की हड्डी, उनके बीच का जो जॉइंट है उसमें क्या होता है? उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, वो जॉइंट जुड़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुल्ले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेशेंट को आगे झुकने में दिक्कत आती है। उसकी वजह से शियाटिका जैसे सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। शियाटिका मतलब जो एक शियाटिक नर्व, जैसे टांग के पूरे पिछले हिस्से में दर्द रहेगा, और उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, एडी में भी दर्द रहेगा। इसमें कुल्ले की जो हड्डी है उसमें मेन दर्द रहता है, कई बार एडी में भी दर्द मिलता है। और वर्टिब्रास में फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है कि जो जो स्पाइन का नॉर्मल कर्व होता है वो धीरे धीरे करके स्ट्रेट हो जाता है। स्पाइन स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट आगे की ओर झुका हुआ महसूस देगा, कि पेशेंट आगे की ओर झुक रहा है। और इसी वजह से क्या होता है, जब स्पाइन स्ट्रेट होगा तो उसकी वजह से जो चेस्ट है, पेशेंट की चेस्ट बिल्कुल उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, उसको लंबा सांस लेने में दिक्कत आएगी पेशेंट को। तो अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में। तो इसमें सबसे पहले दिक्कत क्या आती है? इसमें ये HLA-B27 लिंक्ड है, मतलब ये कहीं कहीं ना कहीं आपके फैमिली से, जीन से ये आता है। और दूसरा, ये ऑटोइम्यून रिएक्शन होती है जॉइंट्स के अंदर, उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है। इसका डायग्नोसिस कैसे सेट करेंगे? इसके डायग्नोसिस में क्या होगा कि ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, CRP बढ़ा हुआ मिलेगा, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जितने भी हैं वो सब बढ़े हुए मिलेंगे। और एक्सरे में क्या होगा? जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, सैक्रोइलिक जॉइंट फ्यूज मिलेगा, मतलब उसमें फाइब्रोसिस मिलेगी, सैक्रोइलिक जॉइंट सेपरेट नहीं मिलेगा। दूसरा, वर्टिब्रास भी आपस में जुड़ी हुई महसूस देंगी, जिसकी वजह से जो जो वर्टिब्रास हैं वो आपस में जब चिपकी हुई मिलेंगी तो उसमें जो अपीयरेंस होगी वो बांस के डंडे की तरह, मतलब बांस के डंडे की तरह अपीयरेंस होगी, जिसको बैम्बू लाइक स्पाइन बोलते हैं इसको। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, अब इसके बारे में बात करें। इसमें क्या नहीं करना चाहिए? इसमें वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जो जैसे वात प्रकोपक आहार है, जैसे दही, लस्सी, कड़ी चावल, उड़द, राजमा वगैरह, इन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। दूसरा, इसमें क्या करना चाहिए? इसमें जितना पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, जितना पेशेंट एक्टिव रहेगा, उतनी उसकी बॉडी एक्टिव रहेगी, उतनी उसकी स्टिफनेस कम होगी पेशेंट को। जितना पेशेंट आराम करेगा उतना उसको दिक्कत बढ़ेगी। दूसरा, इसमें प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये चारों प्राणायाम करने हैं। इनसे पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलेगा। इससे पेशेंट एक्टिव रहेगा और उसकी जो जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ी रहेगी। दूसरा, इसमें घरेलू उपचार क्या करने चाहिए? इसमें सबसे पहले तो जो हल्दी मिला हुआ दूध, इसका सेवन डेली करना चाहिए। 1/4 चम्मच हल्दी का 1 कप दूध में डाल के डेली सेवन करना है इसका। दूसरा, हार श्रृंगार के पत्ते और उनके फूलों का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। 2 गिलास पानी में 10 फूल हार श्रृंगार के और 4-5 पत्ते डाल दीजिए, उसको खूब अच्छी तरह से उबालिए। जब वो आधा कप रह जाए तो उसको छान के पीना है। तीसरा, इसमें जो मालिश का बहुत महत्व है, तिल के तेल की मालिश करनी है खूब अच्छी तरीके से। और पेट में कब्ज बिल्कुल नहीं होने देने, पेट को बिल्कुल साफ रखना है। इसके लिए आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच रात को सोते समय दूध के साथ, गर्म पानी के साथ, किसी भी तरीके से इसको लिया जा सकता है। और इसमें गिलोय का काढ़ा, 1 उंगल जितनी गिलोय 2 गिलास पानी में भिगोनी है, उसको कूट के भिगो देना है और उसको उबालना है। जब उबलते उबलते 1 कप राइस जो छान के उसको पीना है गुनगुना गर्म। और इसमें जो दवाइयाँ क्या ली जा सकती हैं? इसमें अजमोदादी वात चूर्ण, अजमोदादी वात चूर्ण का बहुत अच्छा रोल है। आधा चम्मच दिन में 3 बार गुनगुने गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है। दूसरा, एकांग वीर रस, 1 गोली दिन में 3 बार। और त्रयोदशांग उगल, 2 गोली दिन में 3 बार। इनका सेवन बहुत ही लाभदायक है। महारासनादि क्वाथ, 4 चम्मच दवाई के 4 चम्मच पानी के मिलाकर ये दोपहर और रात को खाना खाने के बाद लेने हैं।
और साथ में इसमें अगर कोई किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आम वादारी रस 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी के साथ में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि अगर इन उपायों से भी आपको रिलीफ ना मिल रहा हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे एक नंबर दिया है हमारा, उस नंबर पे आप कॉल करके कभी भी बात कर सकते हैं और हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।